तो सर ने ग्रुप में वीडियो सेंड की थी। तो उसमें 100 फिजियो के मेरा ख्याल है 100 रिकॉर्डेड लेक्चर में ना 100 एमसीक्यूज हैं, है ना। तो हमारे पास अब हम 101 से स्टार्ट करते हैं। कंप्लायंस इज डिफाइंड एज, तो कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस इज डिफाइंड एज, तो कंप्लायंस क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। कंप्लायंस इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ओके। ये पेज नंबर है 133, 101 एमसीक्यू नंबर है, ठीक है। अच्छा, चलें। उसके बाद है 102 इंक्रीज कंप्लायंस इन। तो इंक्रीज कंप्लायंस किस में हो जाती है? एम्फाइसीमा में, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज कंप्लायंस इन, तो ये जो है एजिंग में भी कंप्लायंस जो है लंग्स की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और एम्फाइसीमा में भी कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक। और डिक्रीज किस में होती है? फाइब्रोसिस में, ठीक है, निमोनिया, आरडीएस और पल्मोनरी एडिमा में। कंप्लायंस इज जो कंप्लायंस है ना, उसको आप रिलेट इलास्टिसिटी से कर सकते हैं। 103 है विच इज एक्टिवेटेड इन द लंग्स, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेट होती है लंग्स में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इज एक्टिवेटेड फ्रॉम द मीन ऑलरेडी एक्टिव वाइल एंजियोटेंसिन 1 इज इन एक्टिव फॉर्म। तो वो कन्वर्टेड होती है 1 जो है वो एक्टिव फॉर्म में टू 2 इन लंग्स, ठीक है। फॉर कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 तो एक्टिवेटेड इन लंग, तो एंजियोटेंसिन 2। अगर वो यहाँ पे पूछे कन्वर्जन, तो कन्वर्जन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और एक्टिवेट लंग में कौन सी हो रही है? जब 1 2 में कन्वर्ट होगी तो ये जो 2 वाली है ये एक्टिवेट होगी, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन रिलीज फ्रॉम द लंग्स विच एक्ट ऑन द वेसल्स, तो वो क्या करती है? डक्टस आर्टरियोसिस पे एक्ट करती है। टॉर इज अ यूनिट ऑफ, तो ये टॉर हम किसका यूनिट पढ़ते थे फिजिक्स में? प्रेशर का। 106 by performing bronchoscopy first structure visualize beyond carina। अब ब्रोंकोस्कोपी में हम सुपीरियर देखते हैं, सुपीरियर सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है, अपर लोब का। अपर लोब का देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी जाएगी तो वो कौन सी लोब में जाएगी? वो कौन सी लोब में जाएगी? लोअर लोब में, ठीक है, राइट लोअर लोब में। लेकिन जब आप ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो आप अपर लोब को देखेंगे, ठीक है। 107 है इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स देयर रेट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्सिस फ्रॉम, तो क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द बोन्स, ठीक है। सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन टेस्ट जो है इज यूज टू मेजर, तो क्या मेजर करने के लिए? एनाटॉमिकल डेड स्पेस को मेजर करने के लिए सिंगल ब्रेथ टेस्ट। नंबर ऑफ डिवीजन इन द लोअर वेस्ट, तो ये 23 है, ठीक है, 23 है, 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन फिटस देन द मदर, तो फिटस में क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है? 111 है size of the aerosol reaching alveoli in aerolized therapy, तो क्या है? लेस देन 0.5। प्री टर्म बेबी विथ 2.5 kg वेट है, टाइडल वॉल्यूम क्या होगा इसका? 14।
पर केजी 4 to 6 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। तो अब आपने 2.3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.3 से, तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। 113 है लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज इन, तो कंप्लायंस हमने क्या पढ़ा, पीछे ही पढ़ा है, दो चीजों में इंक्रीज होती है, बताएं। एजिंग में और किसमें, एम्फाइसीमा में। एजिंग और एम्फाइसीमा में जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फाइब्रोसिस और नेगेटिव प्रेशर और कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगी। लंग कंप्लायंस इज मेनली इंक्रीज इन ओल्ड एज ड्यू टू लॉस ऑफ द इलास्टिक टिश्यू वाइल वेजल कंप्लायंस इज डिक्रीज। अब जो वेजल कंप्लायंस है ना, जो हमने सीवीएस में पढ़ी, ठीक है, विनस कंप्लायंस, ठीक है, पढ़ी थी ना सीवीएस में, वो ओल्ड एज में डिक्रीज होती है। इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, जो आपकी वेजल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रप्चर हो जाती है वेजल। ये ओल्ड एज में वेजल्स के साथ होता है, जबकि लंग कंप्लायंस जो है वो ओल्ड एज में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू। कैलकुलेट 114 है, कैलकुलेट एल्विलर वेंटिलेशन वेयर द वाइटल कैपेसिटी इज 350, डेड स्पेस इज 100 एंड रेस्पिरेटरी रेट आपके पास 18 है। तो एल्विलर वेंटिलेशन जो है वो इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस डेड स्पेस इंटू आर आर। तो वाइटल कैपेसिटी माइनस डेड स्पेस क्या है, 250, इंटू आर आर क्या है, 18, ठीक है, 18। तो आपके पास 4.5 लीटर जो है पर मिनट आपके पास क्या आएगी, एल्विलर वेंटिलेशन। जो एल्विलर वेंटिलेशन है वो आपकी वीसी वाइटल कैपेसिटी माइनस डेड स्पेस, ठीक है। डेड स्पेस क्या है, वो वॉल्यूम जो आपके लंग्स में डिटेन कर जाता है, ठीक है। 115 है, टी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन हैज डिक्रीज एफिनिटी फॉर, तो किसके लिए एफिनिटी, ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी। डायरेक्टरी प्रोपोर्शन फॉर द ऑक्सीजन डिफ्यूजन क्या है, एल्विलर कैपिलरी सरफेस एरिया जो है वो डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, मैं डेड स्पेस का गलत बोल गई हूँ, ये वॉल्यूम नहीं है, डेड स्पेस वो स्पेस है जहाँ पे आपकी एल्विलर जो है ना, मतलब वैसे तो आपके एक्सचेंज होते हैं ना, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब इसमें जो डेड स्पेस वो स्पेस है लंग की जिसमें आपका गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, इस वजह से उसको डेड स्पेस बोलते हैं। और उसमें हमेशा एक जो है ना अमाउंट का वॉल्यूम रहता है, ठीक है। उसको जो हम रेजिड्यूल वॉल्यूम बोलते हैं ना, जो लंग्स में हमेशा रिटेन करता है, ठीक है, वो वाला वॉल्यूम इस होता है यहाँ पे, ठीक है। और डेड स्पेस क्या है, डेड स्पेस वो स्पेस है जो कि आपकी मतलब जहाँ पे आपकी वो नहीं होती, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता लंग्स का वो पार्ट, ठीक है। और ये जो डेड स्पेस है ना, ये आप अच्छी तरह पढ़ोगे उसमें फर्स्ट एड में, जब आप थ्योरी में पढ़ोगे ना, फर्स्ट एड की थ्योरी में, तो आपको इसकी समझ लग जाएगी अच्छी तरह। आज आपका फर्स्ट डे, थोड़े से आपको एमसीक्यू मुश्किल लगेंगे, जब आप थोड़ी सी थ्योरी कर लोगे, थोड़ी बेस बन जाएगी, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, तो रेस्पिरेटरी सेंटर वीसीआर से याद रखना है आपने। रेस्पिरेटरी सेंटर आपका मेडुला में होता है, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर भी मेडुला में होता है, और कौन सा, कफ सेंटर, हाँ जी, वीसीआर से, सी से कफ, आर से आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, और वी से आपका क्या है, वॉमिटिंग सेंटर। वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80 है, वाइटल कैपेसिटी आपकी लेस देन 80 है, तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। एल्विलर डज नॉट इजीली कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो क्या आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से वो नहीं कोलैप्स होगा, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यही प्रीमेच्योर बच्चे में कम होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका जो है जो है एडीआरएस हो जाता है बच्चे में, हाँ सर सकते हैं। 120 है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो कौन से सेल होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, क्लारा सेल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम कैपेसिटी,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम कैपेसिटी uh, इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन। अब उसने क्या कहा है कि आपकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चों? जो नॉर्मल वॉल्यूम जो हम जब रेस्पायर करते हैं, वो नॉर्मल वॉल्यूम जो हम एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं, ठीक है, नॉर्मली मतलब जैसे कि मैं बैठी हुई सांस ले रही हूँ, तो जितना वॉल्यूम मैं अंदर लेके जा रही हूँ, जितना बाहर लेके जा रही हूँ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, वो नॉर्मल वॉल्यूम हमारा टाइडल वॉल्यूम है। उसने आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम या कैपेसिटी इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर। जो मतलब कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, वो कैपेसिटी क्या है? जब दो वॉल्यूम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है? फोर्स, एफ आर सी, ठीक है, एफ आर सी 122। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एफ ई वी वन ओवर एफ बी सी इज तो क्या है? 0.8। ये कैलकुलेशन भी आपकी 80% या 0.8, ये भी कैलकुलेशन आपकी फर्स्ट एड में थ्योरी में सर आपको समझा देंगे, ठीक है, ये कैसे हुई है। हाँ जी, एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या आप एफ आर सी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये उसने ये कहा है कि आपका टाइडल वॉल्यूम जो है, वो नॉर्मली से के बाद जो आप एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी इन लंग्स में कौन सी रह जाएगी? तो वो रेजिड्यूल कैपेसिटी, मतलब फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग गॉबलेट सेल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी। तो गॉबलेट सेल्स कहाँ पे होते हैं? कंडक्टिंग जोन में। कैलकुलेट एल्वुलर वेंटिलेशन व्हेन द टाइडल वॉल्यूम 500 एंड रेट जो है वो 10। अब 500 टाइडल वॉल्यूम है और रेस्पिरेटरी रेट 10 है, तो वेंटिलेशन का हमने टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू आर आर पढ़ा ना। तो हमने क्या किया? 500 में से टाइडल वॉल्यूम निकाला, माइनस 150, तो 350 रह गया। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया। 125 है, हाफ लाइफ ऑफ द कार्बोक्सिक hemoglobin is 100% oxygen at 100% oxygen। हाफ लाइफ ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एट 100% ऑक्सीजन। तो क्या है हाफ लाइफ? 40 to 80 मिनट्स। हमारे पास रूम एयर पे 4 to 6 आवर्स होती है। 100% ऑक्सीजन जो है 42, इसकी जो है 40 to 80 मिनट्स हाफ लाइफ, और हाइपरबैरिक की 15 to 30 मिनट, ठीक है। हाइपरबैरिक की 15 to 30 मिनट, 100% ऑक्सीजन की 40 to 80 मिनट्स, और रूम एयर की 4 to 6 आवर्स। 126 है, पेशेंट एक्सपायर्ड नॉर्मली एंड देन इंस्पायर्ड मैक्सिमली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी डज इस पॉइंट्स टू वर्ड। अब एक्सपायर जो उसने नॉर्मली किया, ठीक है, और फिर इंस्पायर किया। आवाज कम करो वरना मैंने बंद कर देना। एक्सपायर उसने किया नॉर्मली, ठीक है, और फिर इंस्पायर उसने फोर्सफुली किया। अब इंस्पायरेशन वो फोर्सफुली कर रहा है टाइडल वॉल्यूम के बाद, तो ये क्या बन जाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायरेटरी रेजिड्यूल वॉल्यूम दैट इज ज्वाइन टू फॉर्म इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। 127 है, which of the following lung volume and capacity will remain in the lung after maximum full expiration। तो कौन सी रह जाएगी? रेजिड्यूल वॉल्यूम, जो हमेशा रंग में रह जाता है, ठीक है। ए ए रेशियो इज मोर देन 1 है, तो क्या होगा? मोर देन 1 है तो क्या होगा? 75। ये भी आपका ना में थ्योरी में आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ए रेशियो या ए ग्रेडियंट मोर देन 1 हो तो हमने ये 75 क्यों लगाया। लेकिन जब आप थ्योरी करोगे फास्ट एड की, तो उसमें आपको ये जो है ना वो अच्छे से हो जाएगा आपका कवर। डेड स्पेस इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो किससे नहीं इफेक्ट होती? शैलो ब्रीदिंग से।
जो ब्रीदिंग है डज नॉट चेंज द डेड स्पेस, बट इफ वी हैव टू चूज शैलो ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग, तो आपने शैलो ब्रीदिंग को चूज करना है, देन फिर डीप ब्रीदिंग, ठीक है। हाँ, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो डेड स्पेस को इफेक्ट नहीं करती। सेगमेंट ऑफ द लंग विद द ब्रोंकस एंड आर्टीरियल सप्लाई इज कॉल्ड, कौन सा है जो ब्रोंकस और आर्टीरियल सप्लाई, सेगमेंट ऑफ द लंग विद ब्रोंकस और आर्टीरियल सप्लाई, तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ठीक है। 131 है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट में हर चीज लो होगी, ठीक है, और इसमें एल वाला क्या है, तो ये है हैंडले इफेक्ट है। वन 32 है डिक्रीज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट चेंज इन ऑक्सीजन टेंशन, तो हमारे पास ये सीन इन, तो किसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और जो विदाउट चेंज इन टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन में चेंज नहीं है लेकिन सैचुरेशन कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीओ पॉइजनिंग में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी लीड्स टू हमारे पास आरडीएस आ जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। 134 है पल्मोनरी हाइपोक्सिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑकर्स ड्यू टू, pulmonary hypoxic vasoconstriction due to decrease PO2, ठीक है। increase pulmonary vasculation decrease PO2 leads to vasoconstriction, while in other vessels of the body decrease PO2 vasodilation कराती है। अब देखें पल्मोनरी ने ऑक्सीजन देनी है ना, ऑक्सीजन देनी है ना, पल्मोनरी में सर्कुलेशन क्यों होती है, ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजनेट होने के लिए, जब ऑक्सीजन कम होगी, आपके पास कोई चीज कम है, तो आप किसी को दोगे वो चीज, जब एक्स्ट्रा होगी तभी दोगे ना, ठीक है। अब आपके पास खुद ऑक्सीजन कम है, ब्लड आ रहा है आपसे ऑक्सीजनेट होने, ठीक है, तो आप उसको ऑक्सीजन दोगे, आप सीधा कहोगे भाई मेरे पास भी कम है तो मैं तुम्हें क्यों दूं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर पल्मोनरी वेस्कुलेचर में कम होगा, तो आप वो क्या करेंगी, अपनी वेजो कंस्ट्रिक्शन करा लेंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा लेंगी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा मूव ना हो, ठीक है। और उनके पास ऑलरेडी कम है, तो वो किसी और को देना पसंद नहीं कर रही, वो अपने पास रखना पसंद कर रही है, ठीक है। जबकि जो अदर टिश्यूज होते हैं पल्मोनरी के अलावा, जैसे कि हमारी स्किन के टिश्यूज हैं या हार्ट के टिश्यूज हैं या ब्रेन के टिश्यूज हैं, इनको ऑक्सीजन कम मिले, ठीक है, तो इधर क्या होगी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी या वेजोडाइलेशन होगी, क्योंकि इनके पास ब्लड ने जाना है ऑक्सीजन देने के लिए, ऐसा ही है ना, इन्होंने तो ऑक्सीजन लेनी है, देनी तो नहीं है ना, तो इस वजह से अब उन्होंने लेनी है, और लेनी कहाँ से है, ब्लड से लेनी है। अब वो क्या करेंगे, वेज़ोडाइलेट करा लेंगे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड से उनके पास जाए, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से जो दूसरे पेरिफेरल हैं वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन होगी और पल्मोनरी में वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। Sudden relief of respiratory distress with the oxygen. Patient have apnea now. What is the cause? Sudden relief of respiratory distress with oxygen, ठीक है। पेशेंट हैज एपनिया नाउ, व्हाट इज द कॉज, तो क्या होगा, इंक्रीज एट्रियल ऑक्सीजन। A patient who was admitted to the hospital suddenly developed dyspnea, तो pulmonary embolism होगी, ठीक है। सडनली डिस्निया का कॉज जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। अ पेशेंट विद एनीमिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है, तो इसको क्या होगा, अब देखें एनीमिया उसने आपको डिविएशन के लिए दिया, आप एनीमिक हाइपोक्सिया भी तो लगा सकते हो ना। देखें उसने कहा है कि पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में, ठीक है, और सडनली डिवेल्प डिस्निया। अब पेशेंट एडमिटेड है मतलब वो बीमार है, ठीक है, तो मे बी शायद वो इमोबिलाइज्ड हो,
ठीक है, इमोबिलाइज्ड हो और उसने सडनली डिज्निया डेवलप की है, ठीक है, तो आपके पास क्या सडन डिज्निया का कॉज क्या होता है? सडन डिज्निया का ओवरऑल कॉज क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। 137 है, 137 है, पेशेंट विद द एनीमिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज डिक्रीज। अब आप देखें, एनीमिया है उसको, ठीक है, अब उसको उसकी एचबी कम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है, उसकी वजह से भी तो उसको हाइपोक्सिया हो सकता है ना, हो सकता है ना, तो हम यहाँ पे एनीमिक हाइपोक्सिया क्यों नहीं लगाएंगे? ये एनीमिया उसने जो आपको दिया है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए दिया है, ताकि आप एनीमिक हाइपोक्सिया की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन उसने आप इसमें इस एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम नहीं होगा, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, ऑक्सीजन आपको डिलीवर ठीक हो रही है, बस आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आपको और साथ क्या दे दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, मतलब यहाँ पे उसने ये कहा है कि आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम है। अब जो एनीमिया है वो अब जो हाइपोक्सिया है वो एनीमिया की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से कम है, ठीक है, तो वो आपके पास हाइपोक्सिक एनीमिया होगा, ठीक है। 136 है, a soldier who has posted at Siachen to the emergency with numbness of the fingers and headache, ठीक है, तो इसमें क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस है, ये हमारे पास सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है इसको, ठीक है। 139 है, at apex of the lungs, मैंने ये बताया कि जो अनीमिया है यहाँ पे उसने पेशेंट में के साथ एनीमिया भी दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या दिया है, कम दिया है, ठीक है। अगर आप एनीमिक हाइपोक्सिया यहाँ पे क्यों नहीं लगाओगे, पेशेंट को उसमें भी तो हाइपोक्सिया होता है ना, लेकिन उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल रहता है, ठीक है, सिर्फ आपकी एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है जिसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम दे दिया, इस वजह से आप हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की तरफ जाओगे, ठीक है। A soldier who has posted at the Siachen present to the emergency with the numbness of the finger and headache, most probable diagnosis, तो आपके पास secondary polycythemia है at apex of the lungs, तो apex पे आपकी increase VQ, वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन। अब जो एपेक्स है ना, अब आपने देखना है ब्लड फ्लो जो है वो लोएस्ट एट एपेक्स होगा और हाईएस्ट एट दी बेस होगा, जबकि वेंटिलेशन आपकी वो एपेक्स पे लोअर होंगी और हायर एट दी बेस होंगी, ठीक है। अब आपकी वी ओवर क्यू जो है वो जब आपकी जो है जब आप ये करोगे ना, मतलब इनकी वी ओवर क्यू रेशियो निकालोगे तो ये हायर एट एपेक्स हो जाएंगी, मतलब उसके ऑपोजिट हो जाएंगी, और लोएस्ट एट बेस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। रीजनल एट्रियल PCO2 तो लोअर एट एपेक्स और हायर एट बेस, और रीजनल एट्रियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो हाईएस्ट एट एपेक्स एंड लोएस्ट एट बेस। नहीं, पानी नहीं, दूध पिला दो। नहीं, वो ग्लास को देख के मैं रो रही हूँ। पानी वाले नहीं, पानी नहीं। What is the change that occur at 36 week of the pregnancy? तो क्या है, डिक्रीज इज FRC, ठीक है। The high altitude would present in तो क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, हाँ इसकी वो डिक्रीज CO2, देन डिक्रीज रेशो है, ठीक है, देन फिर डिक्रीज FeV1, ये जो रेशो है मतलब रेशियो FeV1 ओवर FVC।
हाँ जी, ये प्रेगनेंसी में रेशो कम होगी, ठीक है। प्रेगनेंसी 140 का सीक्वेंस है, ये जो डॉक्टर फजीला ने नीचे लिखा है ना, ये 140 एमसीक्यू का जो है वो सीक्वेंस है। द हाईएस्ट एल्टीट्यूड विद रिजल्ट इन, तो ये डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, ठीक है। डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑकर एट द अपेक्स ऑफ द लंग। अब अपेक्स ऑफ द लंग पे क्या वेंटिलेशन कम होगी, ठीक है। अब देखें, आपने अगर ये याद रखना है ना इसको, मतलब लॉजिकली, तो वेंटिलेशन क्यों कम होगी एपेक्स पे? टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। और रिमेन सेम क्या रहेगी? वाइटल कैपेसिटी और जो है रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। जो वेंटिलेशन है ना वो ऑक्सीजन नहीं है, वो आपकी, मतलब आप जो एयर इंस्पायर्ड कर रहे हो ना, उसमें डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना एयर में, ठीक है। तो आप जब आपकी ब्लड सप्लाई या जो भी चीज बाहर से जब अंदर जाएगी, तो हमने ये पढ़ा कि वो अपर में नहीं बल्कि लोअर सेगमेंट में ज्यादा जाएगी, बिकॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड फ्लो भी आपका जो है वो लोएस्ट होगा, मतलब एपेक्स में कम होगा, और हाईएस्ट होगा बेस पे, और वेंटिलेशन भी लोअर होगी एपेक्स पे और हाईएस्ट होगी बेस पे, ठीक है। और जब आप वेंटिलेशन कर लोगे तो फिर ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज होगा ना, ठीक है। जब आप उसकी रेशियो निकालोगे तो वो हायर बन जाएगी एपेक्स पे और आपकी बेस पे कम बन जाएगी, ठीक है। दी नॉर्मल रेस्पिरेटरी ड्राइव इज डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बॉडी में ज्यादा होती है तो बॉडी हाइपरवेंटिलेट करके उसको एक्सेल आउट कर लेती है, ठीक है। 144 है, CO2 diffuse rapidly then oxygen through the alveoli due to, CO2 जो डिफ्यूज करती है वो रैपिडली करती है देन ऑक्सीजन, बिकॉज ये हाई डिफ्यूजन कॉफिशिएंट होता है इसका। सेगमेंटल ब्रोंकस एरिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ब्रोंकोपल्मोनरी लंग। 146 है, हेयरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या है? ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग को जो है वो लिमिटाइज करता है, ठीक है। एट अपेक्स वेंटिलेशन ब्लड फ्लो CO2 डिक्रीज बाय, अच्छा ये आपने लिखा है या पूछा है? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, 142 में which of the following decrease parameters at the apex of the lungs, तो हमें पता है कि एपेक्स ऑफ द लंग्स में क्या डिक्रीज है? वेंटिलेशन डिक्रीज होगी और हमारे पास ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा एपेक्स पे। पीसी, देखें आपने यहाँ पे वेंटिलेशन और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज को नहीं लेना, यहाँ पे आपने वेंटिलेशन और परफ्यूजन को लेना है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज वेंटिलेशन के बीच में होगा, मतलब वेंटिलेशन होगी तो गैसियस एक्सचेंज होगा ना, आपकी एयर जाएगी तो गैसियस एक्सचेंज होगा, तो वो तो एक सेकेंडरी पैरामीटर है ना, पहले तो वेंटिलेशन है ना। आगे चले हम।
चलो अब हमारे पास है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन CO2 अमाउंट ऑफ द CO2 डिजॉल्व्स इज प्लाज्मा एट 45 mmHg। तो हमारे पास क्या होगी, ये 2.7% होगी। Hp is 10 gram, oxygen saturation 90, partial pressure of oxygen 60 mmHg। तो ऑक्सीजन कंटेंट आपने मेजर करना है, तो ये 13 है। कैसे? ऑक्सीजन कंटेंट जो है Hb में 1.3 Hb इंटू 1.3, ठीक है। 10 इंटू 1.3 तो ये क्या बन जाएगा, 13.4। उसने आपको Hb 10 दी थी, और जो ये 1.3 है ना, ये कांस्टेंट है ऑक्सीजन कंटेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। 149 है, a ventilation of the alveoli is stopped because of the bronchiolar blockage, what will be the PO2 in blood? तो क्या होगी, इक्वल टू मिक्स्ड venous blood होगी। when interpreting a capnogram at, तो क्या होगा, rise in baseline demonstrate rebreathing, alveoli are kept dry because of, kept dry because of negative intrapleural pressure। 152 है, lung base have high perfusion and ventilation, why? क्योंकि हाई ब्लड फ्लो होगा इसमें। अब जो ऑक्सीजन है, परफ्यूजन ब्लड फ्लो, परफ्यूजन भी ब्लड फ्लो ही कराएगा, ठीक है, और वेंटिलेशन भी, क्योंकि अब एयर ऐसे तो नहीं जाएगी ना, मतलब बस खाली एयर ही चली गई, ठीक है, ब्लड के साथ मिलके जब वो आपके लंग्स को परफ्यूज करेगी, तो वहां पे आपकी वेंटिलेशन भी हो जाएगी, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज वेंटिलेशन को कहते हैं, और परफ्यूजन क्या, ब्लड ब्लड के मतलब एक्सचेंज को कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका दोनों ये ब्लड के जो है ना, आपकी सप्लाई को कहते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन उस ब्लड की सप्लाई में से आपने जो है गैसियस एक्सचेंज लेना है, ठीक है, उसको वेंटिलेशन कहते हैं। तो परफ्यूजन भी हो गई तो वेंटिलेशन भी होगी, ठीक है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर क्लियर्ड बाय, तो किससे क्लियर्ड होते हैं, फेगोसाइटोसिस से। 157 है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द लंग को, तो क्या है, सेपरेट्स एपिथेलियम फ्रॉम एंडोथेलियम इन एल्वेलर वॉल। हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन किस में होती है, तो हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन टेंशन हाईएस्ट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट लीड्स टू, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस टेंशन करते हैं और डिक्रीज कंप्लायंस करते हैं। 157 है, ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी क्वाइट ब्रीदिंग में 5% होता है। डायमीटर ऑफ द ब्रोंकियाe और ब्रोंक्यूल्स आर मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। 159 है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, तो ये क्या है, इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन द नॉर्मल एडल्ट। 160 है, लेफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑकर ऑकर ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, मैंने इसकी जो रेंज नहीं कहीं पढ़ी, अगर आपने कहीं बुक में पढ़ी है, किसी वैलिड बुक में, तो मुझे रेफरेंस दे दें, फिर मैं वहां से रीचेक कर लूंगी। लेफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व occur all in except, तो ये क्या है, हाइपरथायराइडिज्म। फिजियोलॉजिकल शंट विल बी प्रेजेंट व्हेन VQ इज, तो क्या होगी, VQ 0 होगी फिजियोलॉजिकल शंट में। 162 है, रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज occur extend beyond, तो ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। During strenuous exercise, the respiratory rate increase. This is because strenuous exercise में respiratory rate increase होता है, because क्योंकि हमारे पास CO2 increase हो रही होती है। 164 है, pulmonary artery pressure raised in, तो raise moderate exercise में। In strenuous exercise, increased ventilation is due to, क्योंकि collateral stimulation from higher center. Hypoxia in blood is sensed by,
तो कैरोटिड बॉडी जो है वो सेंस करती है। अब आपने यहाँ पे कैरोटिड साइनस भी पढ़ा था, साइनस आपने कहाँ पढ़ा था? कैरोटिड साइनस आपने कहाँ पढ़ा था? बैरोरिसेप्टर में, ठीक है। बैरोरिसेप्टर में आपने कैरोटिड साइनस पढ़ा था, वो किसको रेगुलेट कर रहा था? बीपी को रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। बीपी को रेगुलेट कर रहा था बाय सेंसिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है। कम प्रेशर को या ज्यादा प्रेशर को सेंस करके तो आपके बीपी को रेगुलेट करेगा। और इनरवेट किससे करेगा? हेयरिंग नर्व से, जो कि ब्रांच किसकी है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की। ऐसा ही पढ़ा है ना, ठीक है। अब कैरोटिड साइनस जो है वो तो आपका प्रेशर डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो आपकी कैरोटिड बॉडी है ना, वो कीमो रिसेप्टर्स वहां पे होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल्स केमिकल्स क्या है? आपके गैसियस, ठीक है, गैसेस, जो O2 और CO2 के लेवल को सेंस करेगा, ठीक है। और इसको सेंस करके वो आपके हाइपोक्सीमिया को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और वो आपका इंक्रीज क्या करेगा? क्या इंक्रीज करेगा? ये तो साइनस तो बीपी पे इफेक्ट कर रहा था ना, ये किस पे इफेक्ट करेगा? हार्ट रेट पे, ठीक है। आपका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्योंकि आपका जब रेस्पिरेटरी इंक्रीज होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या बाहर से अंदर लोगे ना, ऐसा ही है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हेल करोगे और रेस्ट हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है? आपका हार्ट में से ब्लड ज़्यादा दफ़ा बाहर आएगा, तो ज़्यादा दफ़ा उसकी गैसियस एक्सचेंज होगा ना, ठीक है? ज़्यादा दफ़ा गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, जो एक तरफ से आप ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर ले रहे हो और दूसरी तरफ से हार्ट रेट ज़्यादा करके आप ऑक्सीजन जो है वो पेरिफेरल दे रहे हो, ठीक है? तो इसका काम तो यही है। तो ये आपके हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को करता है और ये भी आपका किस नर्व से इनर्वेट होता है? दोनों होते हैं ग्लैसोफेरेंजियल से ही हैं, ठीक है? अब आप मुझे ये बताएँ, जो एयोर्टिक आर्च है आपकी, वो भी आपके जो है उसमें बैरोरिसेप्टर्स में आ रही थी ना, वो किससे इनर्वेट होती है? हाँ, 10 से। और वो किसको रिस्पॉन्ड करती है? ये तो दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, डिक्रीज और इंक्रीज बीपी के लिए फैन। 163 और 163 164 जो है वो एक जैसे 165, तो क्या 163 during strenuous exercise the respiratory increase, this is because क्योंकि आपकी जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें आपका क्या है? आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो रहा होता है, उसकी वजह से आप हाइपर वेंटिलेट करते हो और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है आपका, ठीक है। 173 है, इन स्टर्नस एक्सरसाइज जो है आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू क्या होता है? कोलेटरल स्टिमुलेशन ऑफ द जो है क्या, हायर सेंटर। अब हायर सेंटर में हमारे कीमोटैक्टिक सेंटर्स होते हैं ना, जो हमारा जो सेंस करते हैं CO2 को, ठीक है, CO2 के लेवल को या ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी में, ठीक है। अब जब वो सेंस करेंगे तभी वेंटिलेशन इंक्रीज होगी ना, जैसे कि हम ये कैरोटिड बॉडी का पढ़ रहे थे, ठीक है। ठीक है, समझ लग गई। अब आपने कहा कि CO2 क्यों, अब उसने उसने पूछा कि ड्यू टू इंक्रीज वेंटिलेशन, ड्यू टू वेंटिलेशन क्यों हुई? क्योंकि आपके हायर सेंटर्स ने सेंस किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ, उन्होंने सेंस किया और उन्होंने वेंटिलेशन इंक्रीज की ना, डायरेक्टली CO2 ने तो नहीं की, ठीक है। अब वहां पे आपको वो वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके हायर सेंटर जो हैं वो हैं वहां पे वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ आपको। वहां पे आपने ऑप्शन वही चूज करना है ना जो ऑप्शन वहां पे करेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने आपको ये बताया कि स्टर्नस एक्सरसाइज में आपने वेंटिलेशन इंक्रीज हुई है, तो क्यों हुई है? तो इस वजह से हुई है क्योंकि आपका CO2 बढ़ा और उन्होंने आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सेंस किया,
और उसने फिर आपके क्या किया, आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर दी, वेंटिलेशन में आपने CO2 को वॉश आउट कर दिया और ऑक्सीजन को ज़्यादा ले लिया, ठीक है? वीक्यू लोअर देन नॉर्मल इन तो किसमें लोअर देन नॉर्मल होती है तो शंट में। वी ओवर क्यू जो शंट में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, ये हमने पहले पढ़ा। फिजियोलॉजिकल शंट में वी ओवर क्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है? ये दोनों तरह से आता है, वी ओवर क्यू लोअर देन नॉर्मल वो भी शंट में होती है और 0 भी शंट में होती है, ठीक है? 168 है, 300 फीट बैरोमेट्रिक प्रेशर वुड बी तो क्या होगा 226। अब ये आपने ना ऐसे ही याद करना है, ये फिगर्स होते हैं, इसको आपने मैंने आपको पहले भी कहा है, जो ऐसे फिगर्स होते हैं इनको एक अलग नोटबुक पे लिख लिया करें। हाइपोक्सिक vasoconstriction in the lungs is due to तो ये मैंने आपको बताया क्यों होती है। हाइपोक्सिक vasoconstriction क्यों होती है, समझाया ना मैंने आपको। बच्चों बताओ जल्दी। हाँ, ऑक्सीजन की वजह से जब आपके पास खुद ही ऑक्सीजन कम है, तो आप किसी को क्या दोगे? डेड स्पेस इज इंक्रीज बाय तो डेड स्पेस इंक्रीज कैसे होती है? जब हाइपोटेंशन हो। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है? आपका रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें रिटेन करता है ना, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? 120 ml, ठीक है? नॉर्मल रेशियो ऑफ द फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो ये क्या है? 1:1। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज तो वो क्या है? सिग्मोइड। अब इसका ना आपने ग्राफ देखना है फास्ट एड में। अच्छा, उसके बाद है हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स विल लीड टू द इनहिबिशन ऑफ तो ये क्या इनहिबिशन करते हैं? डॉर्सल मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो डॉर्सल मोटर न्यूरॉन्स है ना, इसके लिए ये डायग्निमोनिक है, ठीक है? आपने याद रखना है। ये डॉर्सल मोटर न्यूरॉन्स जो है ये इंस्पायरेशन के काम आते हैं, और जो वेंट्रल है वो एक्सपायरेशन के काम आते हैं, ठीक है? तो ये हेयर ब्रीडिंग रिफ्लेक्स ये इंस्पायरेशन में डॉर्सल जो है न्यूरॉन्स, डॉर्सल न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल रेस्पिरेशन के अंदर इनहिबिशन कॉज करता है, ठीक है? क्योंकि अब हमने पहले ये पढ़ा हेयर ब्रीडिंग रिफ्लेक्स का काम क्या है? ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स को लिमिटाइज करते हैं ना, यही पढ़ा ना पहले एमसीक्यू में, अगर आपको याद हो, पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? तो अब इसमें उसने क्या कहा है कि इन्हिबिशन ऑफ वो इसको इन्हिबिशन करेंगे, तभी हमारी इंस्पायरेशन कम होगी, लिमिट की इंस्पायरेशन होगी ना, और इंस्पायरेशन कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी ना लंग की। हाँ, चलो। रिगार्डिंग राइट शिफ्ट ऑफ द ओसी सॉरी O2 डिसोसिएशन का व्हाट विल बी हैपन P50 पे क्या होगा? तो P50 पे आपका जो है वो 35 वैल्यू होगी, ठीक है? अब अगर नॉर्मल वैल्यू 26 है, अगर इंक्रीज Hb ऑक्सीजन एफिनिटी होगी तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, ठीक है? और जो है P50 रेशियो जो है वो लेफ्ट में हम कहते हैं हर चीज लो हो जाती है, तो नॉर्मल से कम हो जाएगी। और अगर ये डिक्रीज Hb ऑक्सीजन एफिनिटी होगी तो डिसोसिएशन कर्व राइट पे मूव करेगी, राइट पे मूव करेगी तो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी 26 से वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो आपके पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट पे मूव कर रही है, तो राइट पे रेज्ड होगी, नॉर्मल वैल्यू 26 है, तो उससे ज्यादा वाली इसमें 35 ही बन रही है, ठीक है? और कोई ज्यादा है 26 से? 176 है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी व्हाट विल बी डिक्रीज? बताएं, बताएं क्या डिक्रीज होगा? TLC और वो एक बच्चे फजीला ने लिखा था ना सीक्वेंस, वो सीक्वेंस लिखें। सीक्वेंस दोबारा लिख दें ताकि भूले ना।
Then CO2, the CO2 in a blood at which Hb is 50% saturated with the oxygen. तो ये हमने पहले ही पढ़ा 26 mmHg। 100 saturation 100 mmHg पे होगी, 75% 40 पे होगी और 26 या 25 mmHg 50 पे होगी। ठीक है। फ्री टर्म बेबी है, 2.5 kg वेट है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा 14। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 179 है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द रेस्पिरेटरी मसल, तो क्या है 5%। ठीक है। मसल ऑफ द फोर्स एक्सपायरेशन, बताएं फोर्स एक्सपायरेशन के मसल कौन से हैं? एनाटॉमी पढ़े, थॉरेक्स में पढ़ा है ना, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। 180 का एब्डोमिनल मसल, और एब्डोमिनल में कौन कौन से दो मसल? रेक्टस एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ऑब्लिक। ठीक है। 181 है, विच मसल इज इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन ऊपर से होती है ना, तो ऊपर के मसल फोर्सफुल इंस्पायरेशन में होंगे, और एक्सपायरेशन हम नीचे से बाहर भेज रहे हैं ना, ऊपर भेज रहे हैं, तो एक्सपायरेशन में फोर्सफुल एक्सपायरेशन में नीचे के मसल होंगे जो कि एब्डोमेन के हैं। ठीक है। और इंस्पायरेशन में ऊपर के मसल होंगे, तो वो कौन से हैं? डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल सेक्युलिन, सेरेटस एंटीरियर और स्टेनोक्लीडोमेस्टोराइड। ठीक है। मतलब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल तो होंगे ही होंगे। ठीक है। साथ में ऊपर के कौन से होंगे? सेक्युलिन और स्टेनोक्लीडोमेस्टोराइड मसल। ठीक है। और सेरेटस इंटीरियर भी। बेस्ट होस्ट डिफेंस इन एल्वेलाई, तो ये माइक्रोफेजिस, एल्वेलर मैक्रोफेजिस या एल्वेलर डस्ट सेल्स होते हैं जो होस्ट मतलब आपको ना मैक्रो वो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं आपका। 183 है, बॉय हैड अ कार एक्सीडेंट आफ्टर विच ही इज बेड रिटर्न, ही डेवलप्ड डीवीटी, केम टू ईआर विद चेस्ट पेन एंड डिज्निया। अब इसको क्या होगा है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। एम्बोलिज्म की वजह से क्या होगा? परफियन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो वेंटिलेशन ओवर परफियन मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन इन फीटल सर्कुलेशन इज सीन इन, तो क्या है? अम्बलाइकल वेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो कौन सी किसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज में। ठीक है। 186 है, नॉर्मल कंडीशन बोथ आर इक्वल, क्या चीज इक्वल होती है? पल्मोनरी ब्लड फ्लो और विनस रिटर्न दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में पल्मोनरी ब्लड फ्लो और विनस रिटर्न दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। In last trimester of the pregnancy, what will change in the respiratory parameters occur? क्या होगा? अब इसमें सीक्वेंस लग रहा है। ठीक है। अब बताएं। हाँ, डी CO2 डिक्रीज होगी। ठीक है। अब ए वाला भी हम रेशो भी लगा सकते थे ना, लेकिन रेशो हमने नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे CO2 आ गया था, तो प्रेफर उसको करेंगे। पेशेंट आफ्टर RTA presented with decreased expiration, which muscle is damaged? तो कौन सा मसल होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अगर ये ना होता तो फिर हम क्या करते? एब्डोमिनल मसल लगाते। ठीक है। लंग कंप्लायंस डिक्रीज बाय, तो किससे डिक्रीज होती है? डिक्रीज लंग वॉल्यूम। अच्छा, 191 है, शॉलो ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड। हमने पढ़ा शॉलो ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग में आपका क्या अनचेंज रहता है? डेड स्पेस। ठीक है। वहां पे हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, शॉलो ब्रीदिंग इज ग्रेटर देन क्या? डीप ब्रीदिंग। पढ़ा था ना? इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विच वन डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगा? FeV1 डिक्रीज होगा। 193 है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन इज, तो कौन सा और क्या ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है? -118। एयर ह्यूमिडिटी इन दी OT क्या करते हैं हम? 55%।
एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन मैराथन रनिंग हैव क्या होगा? डिक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। बहुत दफा कर लिया कार्डियो में। सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव टू किससे? CO2 से सेंसिटिव होंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया। ये पीछे एक डॉक्टर पूछ रही थी कि क्यों हमने ये लगाया कीमो, मतलब वो जो है स्टिमुलेशन वाला, क्योंकि CO2 जब रेज्ड होगी तो स्टिमुलेट करेगी आपकी सेंट्रल और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को, जो कि उससे सेंसिटिव हैं। ठीक है, और वो आपकी हाइपरवेंटिलेशन करवाएंगे। 197 है, अर्ली स्टेज ऑफ एस्थमेटिक अटैक विद रेस्पिरेटरी रेट 30 है पर मिनट विल शो क्या? लोए एट्रियल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सॉरी CO2। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एल्वुलर डस्ट क्या होगा? एल्वुलर डस्ट का ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एल्वुलर डस्ट इज एल्वुलाई। 199 है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सिया तो क्या है? हाइपर वेंटिलेशन। रिस्पॉन्स है ना, कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सीमिया, तो आपके पास क्या है? हाइपोवेंटिलेशन है। हाइपोवेंटिलेट कर रहे हैं आप तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं आ रही और उससे आपकी क्या है? हाइपोक्सिया हो रहा है। 200 अ पेशेंट ऑफ एज्मा विद फॉलोइंग एबीजीज जिसमें पीएच क्या है? अब एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है। ठीक है, बायकार आपका बर्ड है, उसके रिस्पॉन्ड में बर्ड है। ठीक है, एस्मा का पेशेंट है वो, तो प्रॉब्लम क्या होगी? रेस्पिरेटरी होगी ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी ना। उसने हाइपर कैप्निया भी कह दिया है। ठीक है, हाइपर कैप्निया भी हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है। ठीक है, जब रेस्पिरेटरी कॉज होता है ना तो आपका बाइकार्ब मेटाबॉलिक कॉज में होता है ना, तो वो कंपनसेशन की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो पीएच जब यहाँ पे एसिडिक है तो रेस्पिरेटरी है। ठीक है, अब 200 तक हमने कर लिए हैं। सही है, अब आपका आगे थ्योरी का लेक्चर है ना अभी। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, और फिर कल हम थोड़ी सी पहले क्लास रख लें, जो बच्चे हुए CBS के वो कंप्लीट करें फिर खत्म करें। हाँ, अगर आप लोग कहो तो। और 100 जो टास्क वाले थे वो किए थे? 100 टास्क वाले किए थे? चलो ठीक है। CBS वैसे कंप्लीट हो गया आपका, थ्योरी सारी? चलो ठीक है। ठीक है, अब करें डिस्कनेक्ट क्लास या कोई क्वेश्चन है? 135। Sudden relief of the respiratory distress with oxygen patient with the apnea। ठीक है, अब एपनिक पेशेंट था। ठीक है, उसका सडन रिलीफ हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से विद ऑक्सीजन, तो नाउ व्हाट इज द कॉज? तो क्या होगा? एट्रियल ऑक्सीजन कम ज्यादा होगी, मतलब एट्रियल ऑक्सीजन आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीजन आपको मिलने लग गई। सही है, तो आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस खत्म हो गया। वैसे वो पेशेंट एपनिक था। ठीक है, पेशेंट हैज एपनिया नाउ। Sudden relief of respiratory distress with the oxygen. Patient has apneic now. एपनिया हुआ है क्योंकि आपका एट्रियल ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसकी समझ नहीं आ रही स्टेम क्या है, मतलब सडन रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपने किया है विद ऑक्सीजन और उसको पेशेंट को एपनिया हो गया, हैज एपनिया नाउ। तो क्या कॉज है? क्योंकि एट्रियल ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो गई है और उसने एपनिया करा दिया।
ठीक है। अच्छा, ग्रुप में सेंड कर दूँ? जी, जी, जी। जी, जी, बस। फ्री ओके। चलें ठीक है, मैं कर देती हूँ। डॉक्टर आमिर है ना? जी बेटा। चलें ठीक है, मैं कर देती हूँ, पिक्चर लेके ना ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। चलें, क्लास एंड करें अब? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।